भाई इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे सीजीएल 23 के मेंस के सारे क्वेश्चंस, और जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको थोड़े से डाउट्स हैं, जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, या कोई एक आध क्वेश्चन अगर ऐसा है जो चैलेंज करने वाला है, तो उसको अपन थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो वीडियो की जो स्पीड है वो 2x कर सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है जी, आ जाइए पहले क्वेश्चन को देखिए। अशोका वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर। अशोका ना सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर था बल्कि ये भी था। क्या अशोका का किसी और से कंपैरिजन हो रहा है? क्या अशोका का किसी और राजा से यहाँ कंपैरिजन हो रहा है? क्या नहीं, तो कंपैरेटिव डिग्री क्यों लगा रहे हो भैया? दूसरी बात, आपको एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाया गया, कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जो पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करती हैं। सो है, वेरी है, इनफ है, टू है, ये भी एक हिंट है। वेरी लगा हुआ तो उससे भी कुछ हिंट मिल रहा है कि कहीं ये कंपैरेटिव डिग्री आपने गलत तो नहीं लगा रखी। तो यहाँ पे वाइजर नहीं भैया, आपको वाइज का यूज करना चाहिए था। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर एल्डर्स। हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन पेरेंट्स टीचर। कौन पेरेंट्स टीचर? हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की, ये कहना था। तो यहाँ पे आपको एक पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत थी, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव की। अब एवरीवन के लिए क्या लगता है? एवरीवन के लिए अपन एक एक करके बात करता ना, एवरी से बना हुआ वर्ड है तो सिंगुलर प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पे हिज लिख सकते हैं अपन, हिज और हर लिख सकते हैं अपन, और मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे देयर भी चल जाता है। ठीक है, सबसे बढ़िया ऑप्शन तो इसके अंदर रहता है हिज और हर। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज और हर पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स, बेस्ट होता है ये। सेकंड बेस्ट है आपका ये। और अगर कहीं कोई और सेंटेंस में कोई और एरर हो तो देयर भी चल जाता है मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, लेकिन दोज का तो यहाँ कोई सेंस है ही नहीं, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से कोई एक यूज कर लेंगे। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। वॉज प्रेजेंटेड दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव दिया हुआ है, प्रेजेंटेड से बनेगा। किस में आ रहा है प्रेजेंटेड? इसमें तो आ नहीं रहा, गलत हो गया। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब हमें पता है बाय द डायरेक्टर है तो सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा। डायरेक्टर से शुरू हो रहा हो, अवार्डेड लिखा हो, ऐसा एक ही ऑप्शन है, टिक करिए, आगे बढ़िए। बाय हुम वर यू टॉट। वर यू टॉट दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, टॉट से बनेगा। इसमें हैड टॉट आ रहा, गलत हो गया, हैज़ टॉट आ रहा, गलत हो गया। ये दो हैं टॉट वाले। बाय हुम है, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस हुम का क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। जिसमें हु आ रहा है वो सही है, यानी अपना ऑप्शन है जी ये वाला, टिक करिए, आगे बढ़िए। दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब। अब मुझे लगता है हर बच्चे ने बात सुन रखी होगी हैप्पीली मैरिड वाली, दे आर हैप्पीली मैरिड। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, काफ़ी बच्चों को ना हैप्पीली की पोजीशन दो, मुझे पता है कि इसमें आप लोगों को दो डाउट है, एक तो बिफोर लगा हुआ तो यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा क्या, है ना। ये वाला जो सवाल है ये मेरे पास मैक्सिमम बच्चों ने एज अ डाउट भेज रखा है कि सर इसके अंदर ये चैलेंज ना करें क्या। तो एक दो बातें बड़े प्यार से ध्यान से सुनना। एक तो हैप्पीली एडवर्ब वो मैनर होता, कोई काम कैसे हो रहा है। जैसे मैं कहूँ दे आर प्लेइंग हैप्पीली, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया दे आर प्लेइंग हैप्पीली, दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, और हैप्पीली एडवर्ब है प्ले के लिए, कि वह खुशी से खेल रहे हैं, है ना। दे आर टॉकिंग हैप्पीली, ठीक, वो खुशी खुशी बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये वाला जो हैप्पीली है ना बच्चे, ये कोई एडवर्ब वो मैनर नहीं है कि कोई काम कैसे हो रहा है। दे वर मैरिड, वो मैरिड थे। क्या इसमें कोई काम हो रहा है कि फैक्ट बताया जा रहा है? फैक्ट बताया जा रहा है, वो मैरिड थे। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है कि ये एडवर्ब वो मैनर है जो आप वर्ब के बाद लिखोगे। ये इस मैरिड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब है। ये मैरिड यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। आपने अगर मेरे से कोर्स किया या किसी से भी किया होगा यार, इतनी बातें तो सारे पढ़ाते हैं। जब आप लिखते हो आई एम मैरिड तो ये कोई पैसिव वैसिव नहीं होता। आई सब्जेक्ट है, एम आपका लिंकिंग वर्ब है, और ये मैरिड एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है कि एडवर्ब मैनर आप वर्ब के बाद लगा रहे हो। यहाँ पे ये मैरिड एडजेक्टिव के लिए आने वाली एडवर्ब है। और कहाँ लगता है भैया एडजेक्टिव के लिए आने वाला एडवर्ब? याद करो, जब आप लिखते हो दे बॉट अ वेरी बिग हाउस, तो वेरी जो है वो बिग से पहले ही लगता है कि ऐसे लिख देते हो दे बॉट अ बिग वेरी हाउस। मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे जो हैप्पीली है ये इस मैरिड एडजेक्टिव के लिए आने वाला एडवर्ब है, ना कि कोई वर्ब के लिए आने वाला कि बाद में लिख दें। इसलिए इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ नहीं, इसकी पोजीशन मैरिड से पहले होनी थी, इसलिए बी आंसर दिया। अब आते हैं आपके उस सवाल पे कि सर यहाँ पे बिफोर नहीं लगेगा। सर आपने पढ़ाया है, सब टीचर्स ने ही पढ़ाया है कि बिफोर लगा हुआ है,
बिफोर लगा हुआ है, पास्ट के दो एक्शन है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अगर भाई तुम देखो मेरे से पढ़े हो तो पास्ट परफेक्ट का क्या यूज़ है, पास्ट के दो एक्शंस की तुलना कराना कि ये काम होने से पहले ये काम हो चुका था। हमने दुनिया जहान के ऐसे सेंटेंस किए थे अगर आपको याद हो, है ना। जैसे जैसे करीना स्टेशन पहुंच चुकी थी ट्रेन के जाने से पहले, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। कुछ याद आ रहा है? पास्ट परफेक्ट का काम होता है कि पास्ट का ये जो एक्शन है ये दूसरे एक्शन से पहले ही हो चुका था। ठीक, ऐसे मीनिंग देने के लिए, चुका था वाले मीनिंग देने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हो। इसका मीनिंग बताना मुझे क्या है, तुम निकाल लो, मैं नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई धक्का नहीं कर रहा, तुम पे कुछ थोप नहीं रहा, तुम मुझे बताओ इसका क्या मीनिंग है, बोलो। वो दोनों हैप्पीली मैरिड थे, वो दोनों हैप्पीली मैरिड थे उसकी नौकरी छोड़ने से पहले। वो दोनों हैप्पीली मैरिड थे उसकी नौकरी, मतलब जब उसने नौकरी क्विट करी उससे पहले। कई बच्चे यहाँ क्विटेड लगा रहे हैं, बच्चे क्विट 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 ही चलता है ना, क्विट 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 ही चलता है। मॉडर्न इंग्लिश में क्विट क्विटेड क्विटेड भी अलाउड है, लेकिन बेस्ट यही माना जाएगा। जैसे वो था ना वेड वेडिड वेडिड भी अलाउड है, लेकिन वेड 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 बेटर होता है। ऐसे क्विट क्विटेड क्विटेड भी अलाउड है, लेकिन क्विट 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 बेटर है। ठीक, तो इसमें कोई गलती पहली बात तो नहीं है। अब मीनिंग क्या मीनिंग निकला कि वे दोनों हैप्पीली मैरिड थे उसके नौकरी छोड़ने से पहले। अब उसने जैसी नौकरी छोड़ी अब वो घर पे आ गई। अब उसको मन मन में ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इस बंदे के लिए नौकरी छोड़ी, या जो भी कारण रहे उसके कारण अब उनकी लड़ाई वड़ाई होने लगी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या यहाँ पे कुछ चुके वाला मीनिंग निकला? वो दोनों हैप्पीली मैरिड हो चुके थे ऐसा कुछ मीनिंग दिया आपने कि पास्ट का एक फैक्ट बताया कि वो दोनों हैप्पीली मैरिड थे। अगर मैं इसको ग्रामर की बात करूं तो सीधी सीधी बात ये, भैया यहाँ कोई एक्शन ही नहीं हो रहा जिसको तुम पास्ट परफेक्ट में ले जाना चाहते हो। पास्ट परफेक्ट का काम क्या है? पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन करना कि ये काम हो चुका था इस काम से पहले। क्या यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है कि बस कोई पास्ट का फैक्ट बताया जा रहा है कि वो दोनों हैप्पीली मैरिड थे? जब कोई पास्ट का एक्शन ही नहीं हो रहा तो पास्ट परफेक्ट में क्यों लेके जाओगे? मेरी बात आई समझ में? तो भैया आप चैलेंज वैलेंज करना चाहो तो करके देख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि नंबर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, होता क्या है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एसएससी नंबर देगा या किसको नहीं देगा ये सिंपली इस बात पर डिसाइड होता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा चैलेंज हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन को अगर बम्पर लोग चैलेंज कर दें तो इसके भी नंबर मिल जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बैठ के कोई, बहुत बार मैंने ऐसे देखा जो क्वेश्चन साफ साफ गलत है, साफ साफ गलत है, बस ना तो वो बच्चों ने नोटिस किया ना टीचर्स ने आके बोला कि भैया ये क्वेश्चन गलत है, तो ज़्यादा चैलेंज नहीं हुआ तो उसके नंबर मिले नहीं लोगों को। ठीक है, और ऐसा भी मैंने एक दो बार देखा है जो क्वेश्चन ग्रामेटिकली ठीक था, वो कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर भी ठीक था, लेकिन इतने लोगों ने चैलेंज कर दिया कि एसएससी ने उसके आंसर दे दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी वाले एक ही क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा चैलेंज होके आ गया चलो इसके नंबर दे दो। तो आप लोग चाहें तो इसको मैक्सिमम चैलेंज कर लो, नंबर मिल जाए। लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं इसका आंसर जो एसएससी ने दिया है वो 100% ठीक है। क्लियर? यहाँ कोई पास्ट परफेक्ट वगैरह यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़िए। अब सबने पढ़ रखा है, अगर दो एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं तो दोनों सेम डिग्री में आएंगे, हाँ के ना। टॉलर लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मोर हैंडसम करना पड़ेगा ताकि कंपैरेटिव बन जाए। स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स। अब पहली बात तो इसको ठीक करना वाले, इसको सही स्ट्रक्चर में लिखना है। देयर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जाते हैं नाउन के साथ, यानी यहाँ पे रिजल्ट्स के साथ आना चाहिए था। ईगरली एडवर्ब है, ये जाती वर्ब के साथ। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें चीज़ें ठीक हो रही हैं? ये आ गया, स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स। वेट और अवेट में फ़र्क यही होता है, अवेट वर्ब ट्रांजिटिव होती है, वेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हो, ठीक है, और वेट के साथ फॉर आता है। ठीक, अगर यहाँ पे वेट होता तो वेटेड फॉर देयर रिजल्ट्स करना पड़ता। इन दोनों में यही फ़र्क रहता है। बाय दिस टाइम, इस समय तक, कल इस समय तक, ये बाय दिस टाइम से पता चल रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगेगा। 10 चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ये होने तक ये हो चुका होगा, ये जब तक ये हुआ था तब तक ये हो चुका था। बाय द टाइम के साथ दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक फ्यूचर परफेक्ट वाला, एक पास्ट परफेक्ट वाला। अब यहाँ पे हमें पढ़ के पता चल रहा है कल इस समय तक, टुमारो से पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। किसमें दे रखा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये रहा, टिक करो, आगे बढ़ो। उनके डिफरेंसेस के बावजूद, उनके मतभेद के बावजूद
डिस्पाइट से पता चल रहा है कि अब कुछ बेटर होगा। उनके मतभेद के बावजूद वो जो दोनों पॉलिटिशियन थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये कर लेंगे ग्रेटर गुड के लिए। ठीक है, ग्रेटर गुड के लिए कुछ नहीं करते, सीधी अपनी गठबंधन हो जाती है, बिल्कुल एंटी पार्टी में भी गठबंधन हो जाती है, कम से कम सरकार तो बने। तो डिफरेंसेस के बावजूद तो अब कुछ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिखा बरी द हैचेट, यानी पुरानी दुश्मनी को भूल जाना। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। सिनेमा जो है मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट देता है। अब पहली बात तो सिनेमा का किसी और से यहाँ कंपैरिजन हो रहा है ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा। दूसरी बात, कुछ याद है एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाए थे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, उसके अंदर कुछ याद आ रहा होगा आपको? एक्सीलेंट था, आइडियल था, चीफ था, सुप्रीम था, यूनिक था, है ना। ऐसे वर्ड जो अपने आप में एब्सोल्यूट होते हैं, जिनका आगे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, उसमें यूनिवर्सल भी था। यूनिवर्सल मतलब जो चीज़ हर जगह होती है उसमें कम ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट नहीं लिखना चाहिए था, सीधा आपको अयूनिवर्सल आना चाहिए। अब दूसरी बात, कईयों को एन भी लगा रहे हैं। भाई अक्षर से मतलब नहीं होता, साउंड से मतलब होता है। इसमें साउंड है य की, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगा, एन मत लगा देना कहीं। द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे। अथॉरिटी ने पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना। अथॉरिटी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया ध्यान देने पे। किस चीज़ पे ध्यान देने में? पढ़ने की भी जरूरत नहीं है यार, सेना ने पूछा है। ट्रिवियल का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, इनसिग्निफिकेंट जिसकी कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, बाकी वर्ड भी आसान है। कंसीटेड थोड़ा घमंडी हो गया, मैजेस्टिक बहुत भव्य हो गया, इडियोटिक आपको पता ही है। स्पीकर का एम्फोसिस प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स पर था जो फेस करी जा रही हैं ऑर्डिनरी मैन के द्वारा। यहाँ पे अभी इसको ज़बरदस्ती का इसने कोई एरर वेरर में इसको दे दिया है। ये भैया सीधा स्पेलिंग करेक्शन में इसको पूछना चाहिए था, एम्फोसिस की स्पेलिंग गलत है। स्पीकर का एम्फोसिस इस बात पर है, एम्फोसाइज एक वर्ब होती है, एम्फोसिस एक नाउन होता है। सब्जेक्ट चाहिए, नाउन चाहिए, एम्फोसिस आना चाहिए था, यस नहीं होना चाहिए था। स्पेलिंग करेक्शन का सवाल उसमें दे दिया एरर में। दिस इज़ द चैलेंज टास्क। अब यहाँ पे टास्क नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए। चैलेंज अपने आप में नाउन है या वर्ब होता है? चैलेंज या तो नाउन होता है, वर्ब होता है, या मुझे यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, तो चैलेंजिंग टास्क लिखना चाहिए था। और दूसरी बात, अब चैलेंजिंग तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, कौन सा करें? यहाँ पे अगर आपको समझ आ रहा है तो यहाँ पे दैट अंडरस्टूड है। ये एक चैलेंजिंग टास्क है जो मैंने आज तक एनकाउंटर करी है ज़िंदगी में। जितनी चीज़ें मैंने एनकाउंटर करी जिनसे मेरा सामना हुआ, उनमें से ये डैश है। तो उन सबसे कंपैरिजन करना है। एक का कंपैरिजन पीछे ज़िंदगी में आपने जितने चैलेंजेस फेस किए हैं उन सबसे करना है, तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। यानी यहाँ पे मोस्ट चैलेंजिंग आपको बनाना पड़ेगा। दा से भी पता चल रहा है, इस एवर से भी पता चल रहा है, दैट यहाँ पर अंडरस्टूड है, उससे पता चल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर आनी थी। रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक। धुआं कैसे होता है? धुआं ऊपर को उठता है ना, धुआं ऊपर को उठता है, इसलिए यहाँ पे और कोई वेंट, हंग, लेफ्ट कुछ नहीं आएगा, रोज आएगा। धुआं उठते हुए देखा उसने, ये आएगा। फाइट द बुलेट, इसकी फ़ोटो याद करो जो मेरे से पढ़े हैं, फोटो नेमनिक से वो क्या पढ़ाता हूँ ना। क्या था वो? सोल्जर था, दांत के अंदर बुलेट दबा रखी थी, दूसरे उसकी घाव से वो सही कर रहे थे, चक्कू वक्कू से उसके बुलेट निकाल रहे थे। कुछ याद आया? बेसिकली कुछ पॉजिटिव काम करने के लिए, किसी दर्द को सहना, उसके लिए बाइट द बुलेट यूज़ होता है। पेन के बावजूद इसने सर्जरी को करवाना एक्सेप्ट किया। गर्ल वॉज कोल्ड, ड्रेंच का मतलब बारिश में बुरी तरह भीग गई थी। सिंपली इसमें कुछ नहीं था भैया, आपको ये आगे का मीनिंग पता होना चाहिए। बारिश में बुरी तरह भीग जाओगे तो कैसे हो जाओगे? ठंडे हो जाओगे। लड़की सोना थी, लड़की बोल्ड थी। वाह शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या पेपर बनाया, मस्त एकदम जबरदस्त। क्या बोलूँ मतलब मैं ठीक है। टीचर अगर ये कहते ना पेपर मुश्किल बनना चाहिए तो काफ़ी बच्चों ना इसे तोड़ियों चढ़ा लेते हैं। आपको थोड़ी देना है, आसान बनना चाहिए, पेपर आसान बनना चाहिए, तो सारे उसी कैटेगरी में आ जाते हैं ना। जो 1.5 साल से 2 साल से अपनी जान झोंक रहा है उस एग्ज़ाम के लिए, वो और जिसने अभी 3 महीने जुम्मा जुम्मा तैयारी शुरू की है, जिसको हुए हैं, सब एक लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं। तो उनके साथ इंजस्टिस नहीं हुआ जो अपनी जान झोंके बैठा है इसके अंदर? चलो समझने वाले समझते हैं, जैसा तुम्हें अच्छा लगे भाई। अब मेरे कहने से तो पेपर आता नहीं, मेरे साथ कहने से पेपर बनाते तो ये नॉर्मलाइजेशन का और ये कट ऑफ ऊपर जाने के टंटे होते ही ना ठीक है, चलो आ जाओ, जो जैसा है भाई, ठीक है। शी वॉज नोन फॉर द, उसकी जो एबिलिटी है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की, कम्युनिकेट कर पाने की। आर्टिकुलेट जो पर्सन होता है, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन नाउन है, आर्टिकुलेट एडजेक्टिव है ना। आर्टिकुलेट वर्ब भी होती है, आर्टिकुलेट करना अपनी बात को। रैम्बल, मम्बल, इनकोहेरेंस, तीनों का ही मतलब होता है
इन दोनों का तो मतलब ये है कि भैया अपनी बात को अच्छे से ना कन्वे कर पाना, शब्द बिल्कुल क्लियर ना हो, सामने वाला अपनी बात को समझ नहीं पा रहा, तो आप क्या कर रहे हो, आप मम्बलिंग कर रहे हो, रम्बलिंग कर रहे हो। इनकोहेरेंस मतलब जिसका टॉपिक से कोई लेना देना ना हो। इनमें से डायरेक्ट स्पीच कौन सा वर्ड हो सकता है, इनमें से डायरेक्ट स्पीच कौन सा वर्ड हो सकता है, समझना है। नरेशन का सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं दिया हो, इनमें कह रहा है बेस्ट कौन सा है। अब देखो सेट 2 के बाद सब्जेक्टिव केस तो आ नहीं सकता, तो ये वाला तो रेस से वैसे ही बाहर हो गया। प्रिंसिपल के साथ प्लूरल वर्ब तो आ नहीं पाएगी, सेज होता अगर होता तो वैसे भी टू लगाते, से का ऑब्जेक्ट मी नहीं हो सकता, ये भी बाहर हो गया। अच्छा सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी ह्यूमन बीइंग हो सकता है क्या, टू वगैरह लगाना पड़ता है, ये भी रेस से बाहर हो गया, तो एक ही बचा। थ्रो अ राउंडर स्टोन, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर आ गया, एडजेक्टिव चैप्टर का कॉन्सेप्ट था ना, यूनिवर्सल के साथ जिसमें मोस्ट नहीं आया, उसी के अंदर अगर आप याद करो शेप का भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, सर्कुलर ट्रायंगुलर का कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते, मोर सर्कुलर मोस्ट सर्कुलर मोर ट्रायंगुलर मोस्ट ट्रायंगुलर नहीं कर पाओगे। साइज का कंपैरिजन हो सकता है, शेप का नहीं हो सकता, तो ये वाला भी गलत हो गया उसी लॉजिक पे, यानी ये मोर राउंड राउंडेस्ट वाले सारे गलत हैं, ये सही है। चप्पू, बोट चलाने के लिए चप्पू का यूज होता है, चप्पू की इंग्लिश क्या होती है, OAR और। वैसिलेट की स्पेलिंग पूछी हुई है, आसान था। ही सेड 2 and 2 make 4, अब ये क्या इफेक्ट है, फैक्ट का टेंस चेंज नहीं होगा, यानी ये जो मेड वेड वाले हैं गलत हो गए। रिपोर्टिंग वर्ब का कभी टेंस चेंज होता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का कभी टेंस चेंज होता है क्या, इसमें इसको सेज कर दिया। एक्सेस डिनाइड, ये सब बच्चों को परेशान करने वाला सवाल, ठीक है। एक्सेस डिनाइड मैं एक्सप्लेन करने से पहले ही बता देता हूँ, ये चैलेंज करने वाला सवाल है, गलत है जी ये सवाल, ठीक है। एक्सेस डिनाइड, जब आप मान लो आपको किसी चीज़ का पासवर्ड नहीं पता, आप गलत पासवर्ड डाल रहे हो, ऊपर लिखा आया एक्सेस डिनाइड, ठीक है। तो ये जो एक्सेस है, ऐसा तो है नहीं कि एक्सेस डिनाई करने का सब्जेक्ट है कि एक्सेस ने किसी को कुछ डिनाई कर दिया, एक्सेस डिनाई करी गई है। जिसने थोड़ी मोटी ग्रामर पढ़ रखी है आपको पता होगा कि ये डिनाई यहाँ पर वर्ब नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है ये रियलिटी में ऐसे है। एक्सेस इज डिनाइड, एक्सेस इज डिनाइड टू यू, आपको एक्सेस डिनाई की जाती है, ये मतलब है इसका, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और अगर आपने एडवांस वर्ब पढ़ रखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है, कन्फ्यूजिंग मैन और कन्फ्यूज्ड मैन में क्या फ़र्क होता है। कन्फ्यूजिंग आदमी जो कन्फ्यूज़ करे, कन्फ्यूज्ड आदमी जिसे किसी ने कन्फ्यूज कर दिया हो, पास्ट पार्टिसिपल रिसीवर के साथ लगाया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल तो खुद ही पैसिव होता है, ये खुद पैसिव है भैया, एक्सेस डिनाई की जाती है, एक्सेस ने किसी को कुछ डिनाई नहीं किया, एक्सेस डिनाई की जाती है। अगर आपका इसमें इज वर्ब अंडरस्टूड है, बहुत सारी न्यूज़पेपर की हेडलाइन के अंदर भी ऐसा करते हैं अपन, मेरी बात आ रही है समझ में, न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखना, न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखना। अब जैसे रोहित शर्मा इलेक्टेड फॉर कैप्टनसी, रोहित शर्मा सिलेक्टेड फॉर कैप्टनसी, रोहित शर्मा ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, वहां पे वर्ब अंडरस्टूड हुई है, इज सिलेक्टेड। ऐसे ही यहाँ पे एक्सेस डिनाई का, एक्सेस ने किसी को डिनाई नहीं किया, एक्सेस डिनाई करी गई है, यहाँ पे इज वर्ब अंडरस्टूड है, तो ये पैसिव है ऑलरेडी भैया। इसको और कितना पैसिव करेगा, ये सारे जो इसने ऑप्शन दे रखे हैं तो सारे के सारे पैसिव हैं, पैसिव को और कितना पैसिव करेगा। इसका बनता तो भी एक्टिव बनता, जो भी बनाते, इसका अगर बनता तो एक्टिव बनता, एक्टिव के अंदर आपको डूअर अलग से निकालना पड़ता, जैसे दे डिनाइड एक्सेस, दे डिनाइड तो नहीं बनेगा खैर, क्योंकि ये प्रेजेंट अगर मान के चलते तो दे डिनाई एक्सेस ऐसा कुछ बनाना पड़ता। इसका पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव की सेंस देता है, पैसिव को और कितना पैसिव करवाओगे, गलत है ये क्वेश्चन, चैलेंज कर लेना इसको। अब फिर वही बात, सर आप इतना एम्फेटिकली करे हो, अब SSC इसका आंसर ना मानने तो भैया मेरी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपनी 10 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ सवाल गलत है भाई, ठीक है। आ जाइए, ही सेड आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, बॉट पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, किस में हो रहा है, एक में ही हो रहा है, टिक कर अपना आगे बढ़। देयर इज़ अ प्लेस फॉर ग्रेन्स, जहाँ पे ग्रेन्स रखे जाते हैं ग्रेनरी बोलते हैं उसको। दे वॉन्ट टू लिव, फ्लोर के लिए क्या प्रीपोजिशन आती है, आई लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन आना चाहिए था। दिस इज द बुक, बुक के लिए क्या आएगा, होम आ जाएगा क्या, बुक के लिए क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, विच लगाओगे।
अब द आर्टिकल भी दे रखा है, आगे क्लॉज भी दे रखा है, तो दैट प्रेफर कर लेना। हालांकि विच भी गलत नहीं, हालांकि विच भी गलत नहीं है, दैट और विच में से कोई लगा लो, प्रेफर दैट कर लेंगे। दिस इज द बुक दैट आई वांटेड टू बाय। अब यहाँ पे होल्ड ऑन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को या पाइप को किसी को पकड़े रखना है। होल्ड ऑन का मतलब वेट करना होता है। जैसे आप रिसेप्शन पे बैठे हो, कोई बंदा आके बात करना चाह रहा है, एक बार आ गया तो होल्ड ऑन, थोड़ा वेट करो भाई, इसका मतलब होता है वेट करना। होल्ड अगेंस्ट किसी के खिलाफ मन में को ग्रज रखना। होल्ड टू जैसी कोई प्रीपोजिशन मतलब फ्रेजल वर्ब है नहीं। होल्ड ऑन टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़े रखना। ये फिजिकल किसी चीज़ को पकड़े रखना नहीं, किसी बिलीफ को, किसी आइडिया को, किसी चीज़ को लेके आपकी लगन को, होल्ड ऑन टू इट। यू शुड होल्ड ऑन टू इट का मतलब होता है कि आपको इस चीज़ पर लगे रहना चाहिए, आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। यू शुड कीप ऑन डूइंग दैट, ऐसा वाला मतलब है इसका। तो इस थॉट को पकड़े रखो, इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे। होल्ड ऑन टू दिस थॉट, ये जो आप मतलब मन में कोई आपने स्टार्टअप का आइडिया, XYZ चीज़ का आइडिया आपने सोचा, तो इफ़ यू होल्ड ऑन टू समथिंग, तो आप उस चीज़ को पकड़े रखते हो। पकड़े रखने के लिए कहा जा रहा मतलब, ठीक है। ही वॉज सीन, सॉरी ही हैज़, वी लिखा हुआ यार, क्या बोल लूँ मैं, बोलने को बचा ही नहीं, वी के साथ है हुआ यार, मतलब क्या ही बोलें। आ जाओ इसको देख लो जरा जल्दी से, क्लोज टेस्ट का सवाल है। द ऑनगोइंग फाइट, ये जो अभी फाइट चल रही है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की, कंटिन्यू टू बी है, ये होती जा रही है। ये जो अभी फाइट चल रही है सोशल जस्टिस की और इक्वालिटी की, कंटिन्यू टू बी ए सिग्निफिकेंट ग्लोबल, ये बनती जा रही है एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल डैश, ठीक है। ग्लोबल के बाद अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे ग्लोबल एडजेक्टिव आगे नाउन आएगा, ठीक है। ग्लोबल डिस्पर्शन बनती जा रही है, डिस्पर्स करना, ग्लोबल किसी चीज़ को डिस्पर्स कर देना, फैला देना, ग्लोबल डिस्पर्शन बनती जा रही है। ड्रिफ्ट, मुद्दे से भटक जाना, ड्रिफ्ट बनती जा रही है। डाइवर्जेंस, वही डाइवर्ज कर दिया किसी चीज़ को, डायरेक्शन चेंज कर दी, कि फोकस बनती जा रही है, सबका इसी चीज़ पर फोकस आ रहा है। आगे का पूरा पैसेज पढ़ के भी पता चल गया होगा कि लोग अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लिखा भी हो देखो, इंक्रीजिंगली रिकग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस, लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है, सबके सब लोग इसको महत्व देने लगे, क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर रेशियल, जेंडर, LGBTQ इक्वलिटी, ऐसे जो आंदोलन वगैरह चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली इक्वलिटी प्रमोट करते हैं, रेशियल बेसिस पर, जेंडर बेसिस पर, इनके बेसिस पर, एज वेल एज इसके अलावा जो एड्रेस करते हैं सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन को, इनजस्टिस को, वो उन्होंने डैश किया है मोमेंटम। पिछले कुछ सालों में उन्होंने मोमेंटम को डैश किया है। इवोक करने का मतलब क्या होता है, इन्वोक करने का मतलब क्या होता है, जब भगवान वगैरह को बुलाते हैं ना, इन्वोक करते हैं। अच्छा, प्रोवाइड किया है उन्होंने कुछ प्रोवाइड किया, क्या मोमेंटम प्रोवाइड किया है, वो फैल गए हैं, स्कैटर हो गए हैं, कि उन्होंने गेन किया मोमेंटम। ये तो बहुत बार आपने सुना होगा, अगर कोई चीज़ तूल पकड़ जाती है तो गेन मोमेंटम, वो चीज़ मोमेंटम गेन कर जाती है, ठीक। पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर, लोग इंक्रीजिंगली अब रिकग्नाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस को, कि डिसमेंटल करना चाहिए। डिसमेंटल मतलब ख़त्म कर देना, तबाह कर देना। डिसमेंटल मेनली तो यूज़ होता है जैसे कोई खिलौना वगैरह, उसके पार्ट्स आपने तोड़ दिए, किसी चीज़ को पार्ट्स में बिखेर देना, ख़त्म कर देना। लोग जो हैं अब रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमें डिसमेंटल करना चाहिए ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो कि डैश करते हैं इनइक्वालिटी को, फोस्टर इंक्लूसिविटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। जो पुराने हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, ऐसे रीति रिवाज बना रखे हैं, ऐसी जो चीज़ें बना रखी हैं जिनकी वजह से जिनकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती है, हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स को, हमें ऐसी चीज़ों को तोड़ना है, ऐसा लोग अब रिकग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो इनइक्वालिटी को डैश करते हैं, हमें इन स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करना है। कौन से स्ट्रक्चर जो इनइक्वालिटी वगैरह को डैश करते हैं, क्या करते हैं, जो ख़त्म करते हैं, जो इनइक्वालिटी को ख़त्म कर रहे हैं, हमें ऐसे स्ट्रक्चर को तोड़ना है। जो रिफ्रैक्ट कर रहे हैं उससे पीछे हटाते हैं, जो सीज करते हैं उनको बंद करते हैं, कि जो इनको परपेचुएट करते हैं, फैलाते हैं, जो इन चीज़ों को परपेचुएट करते हैं, जो इनइक्वालिटी को फैला रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को तोड़ना है। कॉल फॉर जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन चीज़ों के लिए कॉल्स, आवाज़ उठाई जा रही है, इनिशिएटिव किए जा रहे हैं इन चीज़ों के लिए। इट इज़ क्रूशियल है, इट इज़ क्रूशियल टू डैश इन मीनिंगफुल डायलॉग। बहुत ज़रूरी है कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, बातचीत हो, चैलेंजेस, बेसिस और दिस इज। अच्छा, क्या करना है डायलॉग में, क्या करना है डायलॉग में, कोइंसाइड होना है। कोइंसाइड मतलब दो चीज़ें एक जगह आ गई। इवॉल्व होना है, एवोल्यूशन, कुछ बढ़ना है।
मैनिफेस्ट करना है अपने अंदर कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन लेकर आनी है। कि एंगेज, ये तो आपने सुना होगा, दे एंगेज इन टॉक, किसी चीज़ में एंगेज होना, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। तो जरूरी है कि सब लोग इन्वॉल्व हों टॉक में, सब लोग एंगेज हों टॉक में, बातचीत में, जिससे कुछ ऐसी चीज़ों के रिजल्ट निकले। अगला पैसेज का सवाल आ गया। पैसेज के सवाल के लिए क्या करते हैं अपन, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी लाइन पे हमें रुक के थोड़ा सा पॉज लेके चीज़ों को करना है। देखिए जरा, अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है। अब ये ना बोलने के तरीके हैं कि अच्छा कौन सी चीज़ इन्फर करी जा सकती है, कौन सी चीज़ करेक्ट है, इसमें से कौन सी चीज़ डिड्यूस करी जा सकती है। बेस्ट रिफ्लेक्ट अ फैक्ट मेंशन्ड इन, तो मतलब क्या है कि इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू है पैसेज के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्कूल्स ऑन द आइलैंड, जो आइलैंड पे स्कूल है वो ऑर्गेनाइज करते हैं बर्ड वॉचिंग कंपटीशन को। ये जो बर्ड है ये अकेला बर्ड स्पीसीज है ट्रॉपिकल आइलैंड पे, ये सबसे बड़ा बर्ड है कि सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस यूज करे जाते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, पैसेज के अंदर देखना था अपने को। अच्छा, अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है, टाइटल के लिए, टोन के लिए पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है और उसी से साफ साफ पता चल जाता है। हाँ जी, एंटोनिम बताना है आपको किसका, स्टेयर का। स्टेयर का मतलब होता है कि इसको घूर के देखना, उसके लिए तो पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, उसके लिए तो पैसेज पढ़ने के लिए जरूरत भी नहीं है। ग्लिम्स का मतलब होता है जस्ट एक झलक देखना, स्टेयर का मतलब होता है किसी को घूर के देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड, फिर से वही बात, फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड भी, इनमें से कौन सी चीज ट्रू है पैसेज के अनुसार। ठीक है, ये जो डिस्कवरी हुई इस बर्ड की, इसने ग्लोबल इंटरेस्ट जगा दिया है बर्ड वॉचिंग में। अच्छा, ये एक एग्रेसिव और टेरिटोरियल बर्ड स्पीसीज है। साइंटिफिक कम्युनिटी का इंटरेस्ट खो गया है अब इस स्पीसीज के अंदर। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग, जो कंजर्वेशन एफर्ट है, जो किसी पक्षी जनजाति को बचाने के लिए जो एफर्ट किए जाते हैं, वो कंजर्वेशन वाले जो एफर्ट जो हैं वो सिर्फ इसी पक्षी को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। चलो जी, देख लो जरा पैसेज को। ये जो डिस्कवरी है नए बर्ड स्पीसीज की, इसने एक एक्साइटमेंट जगाया है। तो वो वाले क्वेश्चन का तो अपने को सीधा सीधा आंसर मिल गया। बर्ड जो है इसका ये जो नाम है ये डिस्कवर किया गया ट्रॉपिक आइलैंड रेन फॉरेस्ट में। ये एक यूनिक बर्ड है जिसके वाइब्रेंट ब्लू फैदर हैं, डिस्टिंक्टिव मेलोडिक इसकी सॉन्ग है। बर्ड वॉचर और नेचर एंथुजियास्ट जो हैं ये इकट्ठे होते जा रहे हैं इस आइलैंड में कि इस पक्षी की एक झलक देखने को मिल जाए। डिस्कवरी जो है इसकी ये हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस, इस पक्षी की जो डिस्कवरी है ये हाईलाइट करती है कि इम्पोर्टेंस को कि प्रिजर्व करना है इनके नेचुरल हैबिटेट को और इनको। एक्साइटमेंट सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ दिस, ये जो एक्साइटमेंट चल रही है इसी के दौरान रिसर्चर्स ने एम्बार्क किया एक मिशन भी एक चालू किया है। ये औरों में तो एक्साइटमेंट है लेकिन रिसर्चर ने एक मिशन बनाया अपने लिए, क्या कि वो इसके माइग्रेटरी पैटर्न को स्टडी करेंगे कि जैसे माइग्रेटरी बर्ड होते हैं ना, कुछ टाइम सर्दियों में एक जगह रहते हैं, गर्मियों में एक जगह रहते हैं, अलग अलग देश के देश, कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट उड़ के चले जाते हैं, तो उस पैटर्न को स्टडी करेंगे सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस वगैरह से, जिससे इनकी ये जर्नी को नापा जा सके, देखा जा सके, स्टडी किया जा सके। सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस वाला आंसर आ गया अपना। अच्छा, बाय अनरेवलिंग इट्स माइग्रेटरी रूट्स, अनरेवल करने का मतलब उजागर करना, इसके माइग्रेटरी रूट्स को और कहाँ कहाँ पे रुकते हैं। साइंटिस्ट होप कर रहे हैं कि इससे हमें इंसाइट इनटू चैलेंजेस, ये क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है अपनी जर्नी के दौरान, ये जो इसकी बड़ी मुश्किल ट्रैवल है उसमें क्या क्या ये चैलेंजेस फेस करते हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा। लोकल कम्युनिटी ये ट्रॉपिकल आइलैंड की उन्होंने खुद को तैयार किया है इस पक्षी का स्वागत करने के लिए एंथुजियाज्म से। एफर्ट्स आर अंडर वे टू रेज, एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए इसकी कंजर्वेशन के लिए, क्रिएट करने के लिए एरियाज टू कंट्री दिस एक्सक्यूजिट स्पीसीज। ठीक है, एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए, इंपॉर्टेंस बताई जाए कंजर्वेशन की इस प्रोटेक्टेड एरियाज में जो इंश्योर करती हैं कॉन्टिन्यूटी, ताकि एग्जिस्टेंस बनी रहे इस स्पीसीज की। ठीक है, आइए ज़रा कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है। स्कूल वगैरह की कोई बात हुई कहीं पे? ये इकलौता बर्ड है ऐसा कहीं है उस ट्रॉपिकल आइलैंड पे एक पक्षी पाया गया, क्या कहीं ऐसा कोई लिखा कि इकलौता पक्षी और कोई पक्षी है ही नहीं इसके अलावा, कुछ ऐसा था कहीं? ये सबसे बड़ा पक्षी ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं? यही वाली लाइन लिखी हुई थी सिर्फ
कि भैया ये ट्रैकिंग डिवाइसेस वगैरह का यूज़ किया जा रहा है ताकि इनका पाथ वाथ पता चले, कौन से देश में उड़ के जाते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं, ये सब चीज़। टाइटल बताना आपको, ठीक है। यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं उसके। यूनिक फीचर इसकी पक्षी की ये ऐसा दिखता है और वो आवाज़ ऐसी, वो तो एक ही लाइन में था, है ना। इसको देखना जरा, सिर्फ यूनिक फीचर की बात तो सिर्फ एक लाइन में हुई है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की लास्ट एक या दो लाइन के अंदर बात हुई है। क्यूरियस बिहेवियर इन रिमोट आइलैंड, क्यूरियस बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, क्या बर्ड्स के क्यूरियस बिहेवियर के सारा पैसे सिर्फ एक इस पक्षी के बारे में है, बाकी और किसी पक्षी की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। तो हालांकि ये कोई बेस्ट टाइटल नहीं है, लेकिन इन चार में से ये बेस्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा यहाँ पे टाइटल बनाया जाता, डिस्कवरी जर्नी एंड प्रिकॉशन, डिस्कवरी जर्नी एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर ऐसा कुछ टाइटल बनाते तो वो बेस्ट रहता। लेकिन इन चार में से तो भैया यही बेस्ट है, और कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं। इस पे आइए, ये तो हो ही गया था पहले। अच्छा, ये एक एग्रेसिव और टेरिटोरियल बर्ड स्पीसीज है, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा भैया। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इंटरेस्ट खो दिया कि इंटरेस्ट जगह है। कंजर्वेशन एफर्ट किए जा रहे हैं जो इकलौते इसी पर फोकस्ड हैं। लिखा हुआ है कि इसके लिए जागरूकता लाई जा रही, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कंजर्वेशन वाले जो एफर्ट्स है वो सिर्फ इसके लिए किए जा रहे हैं। और थोड़ी मोटी अगर अपने अंदर कन्फ्यूजन है भी, तो ये वाली में तो चलो कन्फ्यूजन है, 50-50 चांस है, लेकिन ये तो क्लियर कट दिया हुआ ना अपने को कि इसकी वजह से ग्लोबल इंटरेस्ट आया। मैं मान रहा हूँ, चलो लास्ट लाइन को पढ़ के आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है, सर लिखा तो हुआ है इसकी कंजर्वेशन के लिए किया जा रहा है, इसमें चलो 50-50 की सब कुछ जितने कंजर्वेशन वाले एफर्ट्स है सिर्फ इसी पक्षी के लिए किए जा रहे हैं कि औरों के लिए कुछ नहीं करोगे। अगर इसमें थोड़ा मोटा डाउट है भी तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना यार, तो इसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पैसेज को देखिए। अच्छा, लशियस का मतलब ही होता है जूसी, ठीक है, ये तो सीधा सीधा सिनोनिम में, कोई ज़रूरत ही नहीं। कौन से रीजन के जो ग्रेप्स हैं वो अगस्त में पकते हैं। अच्छा जी, फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है ये तो आपको नहीं भी पता, तो सबको पता है शराब कैसे बनती है। अंगूर फर्मेंट होके वाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। चीज़ों की फर्मेंटेशन से वो शराब में कन्वर्ट हो जाती है, तो बिना पैसेज पढ़े भी पता होगा आपको वैसे। अच्छा जी, सूटेबल टाइटल बताइए। हाँ जी, आसान सा पैसेज है, इसको वैसे मुझे लगता नहीं डिस्कस करने की ज़रूरत है। वुडी प्लांट्स वाइन लशियस, ये आ गया वो वर्ड आपका। वुडी प्लांट्स जिन्हें वाइन्स बेसिकली बेल बोला जाता है, जिन्हें लसियस स्मूथ स्किन बेरीज होती हैं, ग्रेप्स होते हैं, ये पर्टिकुलर इन एरियाज़ के अंदर उगाए जाते हैं जो सारे के सारे वार्म समर और मॉडरेट विंटर होती हैं, जहाँ पे टेबल ग्रेप्स आर लार्जर, ये वाले टाइप के जो ग्रेप्स हैं ये बड़े होते हैं, इंटेंडेड फॉर फ्रेश कंजम्पशन, ये फ्रेश कंजम्पशन के लिए खाए जाते हैं। वाइन के लिए 80% जो है उनको क्रश किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है ग्रेप को वाइन में कन्वर्ट कर देती है, आंसर आ गया। रेजिन्स बनाने के लिए इन्हें सुखाया जाता है, ग्रेप को राइप, इस एरिया के ग्रेप, लो जी ये कैलिफोर्निया वाला आंसर आ गया। इन्हें कट किया जाता है वाइन से और ट्रे में छोड़ देते हैं सुखाने के लिए। टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू रेजिन्स, इनको रेजिन्स के अंदर बदलने के लिए इनको फर्दर कुक किया जाता है और स्टेप्ड इनटू पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। स्टडीज़ के अनुसार 1 एकड़ ऑफ ग्रेप कैन मेक, इतने ग्लासेस ऑफ वाइन बना सकते हैं, 1 एकड़ से इतने ग्लासेस ऑफ वाइन बन सकती है। ग्रेप्स ऑफ द थॉमसन दिस एरिया की जो है ये बड़ी वैरायटी में पॉपुलर है। बस इतना ही था। अरे यार, तो कहाँ के कैलिफोर्निया वाले पकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेप्स एंड वर्ल्ड, वाइन मेकिंग, सर वाइन मेकिंग रेजिन वाले वाली बात हुई है बहुत सारी। वैरायटी ऑफ ग्रेप्स, अलग अलग वैरायटी ग्रेप्स की काफ़ी वैरायटी बताई गई है। क्या एक ही वैरायटी बताई थी, बाकी ऐसी कोई 20-30 वैरायटी तो इसने बताई नहीं हमें। वर्ल्ड के अंदर बस इसमें बताया कि अच्छा ये ग्रेप होते हैं यहाँ उगाए जाते हैं, उससे बेटर ये नहीं रहेगा। ग्रेप के क्या क्या यूज़ होते हैं, उससे वाइन बनती है, उससे रेजिन्स बनते हैं, तो ये वाला बेटर ऑप्शन रहेगा। लास्ट पैसेज पे आ जाइए, ये भी बड़ा छोटा सा है। वाई स्टील ऑफन कॉल्ड, इसको बैकबोन क्यों कहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री का। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, कि कैसा स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, टाइटल बताओ, टोन बताओ। इसको देख लो जरा। स्टील जो है टफ होता है, स्टील बड़ा टफ होता है और ये इजीली इसको आकार दिया जा सकता है, कट किया जा सकता है, वायर वगैरह बनाई जा सकती है। स्पेशल अलॉय जो है स्टील की, स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील, इसको स्पेशल अलॉय बनाई जा सकती है स्टील की, क्या करके इसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ अदर मेटल जैसे एल्यूमिनियम निकल वगैरह इसके अंदर ऐड कर दें तो स्टील की स्पेशल अलॉय बन जाती हैं।
अलॉय जो है इसको अनयूजुअल हार्डनेस देती है, टफनेस देती है, एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट देती है, इस पर जंग नहीं लगता। स्टील को अक्सर बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है, ऑलमोस्ट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हर चीज़ में यूज़ करते हैं अपन। हर वो चीज़, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़, हर वो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो या तो आयरन की बनी है, स्टील की बनी है, हैज़ बीन मेड विद द टूल्स एंड मशीनरी, और हर वो चीज़ उसकी बनी है और उसे बनाया भी इन्हीं चीज़ों से बने हुए टूल से गया है। शिप, ट्रेन, ट्रक, ये सब स्टील के बने हुए हैं। इवन द सेफ्टी पिन, छोटी जो सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं अपन, उससे लेकर नीडल्स तक वो सब स्टील से बना। कहने का मतलब सुई से लेकर ट्रेन, जहाज़ तक सब कुछ स्टील से बना हुआ है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, ये जो ऑयल आप खोद के निकालते हो स्टील मशीनरी से निकाला जाता है। स्टील पाइपलाइन जो इस ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। मिनरल्स आर माइंड, मिनरल वगैरह को माइनिंग जो है वो स्टील इक्विपमेंट से करी जाती है। फॉर्म मशीन्स, फार्म की जो मशीन्स होती हैं ये स्टील की बनी हुई होती हैं। लार्ज बिल्डिंग है स्टील फ्रेमवर्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का स्टील का फ्रेमवर्क होता है। आ जाइए जी, बैकबोन क्यों कहते हैं? स्टील को किसी भी मटेरियल से ऐड किया जाता है इसलिए। इसको बैकबोन मॉडर्न इंडस्ट्री का इसलिए कहते हैं क्योंकि सब कुछ स्टील से बना हुआ है भाई। जितनी चीज़ें आप यूज़ करते हो सबकी सब मशीनरी, टूल वूल सब कुछ स्टील से बना हुआ है। अच्छा, पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा? कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज एंड इफेक्ट वाले पैसेज कैसे होते हैं कि ये घटना इस वजह से हुई और इसका ये परिणाम आया, ऐसी कोई घटना कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही हो। क्लासिफिकेशन, किसी चीज़ की अलग अलग टाइप बताई जा रही है आपको, अलग अलग टाइप के कोई स्टील का जिक्र हो रहा होता, ऐसा कुछ नहीं। सिक्वेंशियल मतलब जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रही हो, पहले ये हुआ, 1980 में ये हुआ, फिर इसमें ये हुआ, फिर इसमें ये हुआ, फिर इसमें ये हुआ, नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव है, किसी चीज़ के बारे में ब्यौरा दिया गया है, डिटेल दी गई है। एप्रोप्रिएट टाइटल क्या है? स्टील कहाँ कहाँ से पाया जाता है? रिसोर्सेज ऑफ स्टील, नहीं भैया। मिनरल ओर के बारे में बात करी गई है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करी गई है कि स्टील इंडस्ट्री, पूरी की पूरी स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। टोन कैसी इस पैसेज की? जजमेंटल है, आप किसी को जज कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। आयरनी है, को मजाक कर रहे हो, जैसे अच्छा देखो खुद ही ये बोलते थे अब देखो खुद ही ये कर रहे हैं, तो ये आयरनी होगी। जैसे अक्षय कुमार पहले फिटनेस में ये वो, बाद में गुटके की ऐड कर रहे हैं, तो ये आयरनी होगी भैया। तो ऐसा कुछ है नहीं, किस चीज़ की निंदा कर रहे हो, नहीं। इन्फॉर्मेटिव है कि स्टील यहाँ यूज़ होता है। तो इसके साथ अपना मेंस के पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। चैलेंज करने वाला सवाल एक ही है, वो आपका एक्सेस डिनाइड वाला, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। एक दूसरा जो सवाल था आपका वो जो क्विट वाला, पास्ट परफेक्ट वाला, हालांकि ग्रामेटिकली वो ठीक है, फिर भी आप लोग अगर मास लेवल पे चैलेंज करेंगे तो हो सकता है उसके भी आंसर, मतलब उसके भी नंबर सबको मिल जाए, हालांकि ग्रामेटिकली वो सवाल सही है, ठीक है। तो इसके साथ इसका डिस्कशन खत्म होता है। और ऐसी कोई वीडियो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो या कुछ चाहते हो चैनल पे, तो वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।